हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये पूरा टॉपिक मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो आपका एक टॉपिक एक बार में खत्म हो जाए। अब इस टॉपिक को अगर हम बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में से ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं आए हैं। 2022 में क्वेश्चन नहीं था, 2023 में भी क्वेश्चन नहीं था, 2024 में एक एमसीक्यू आया था फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं आते हैं, लेकिन सीईटी में एक आधा एमसीक्यू इस टॉपिक से आ सकता है, इसीलिए टॉपिक को स्किप नहीं करना है। बेसिकली अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ट्रू बायोलॉजिस्ट या ट्रू जूलॉजिस्ट माने जाओगे। क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर बायोलॉजी लेके फायदा क्या है। तो चल पढ़ते हैं टॉपिक को। मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाते हुए आपको क्रिस्प टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपका टॉपिक भी कवर हो जाए और टाइम भी ज्यादा ना लगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के साथ। कौन से अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टडी अबाउट ओवरीज, ओविडक्ट, यूटरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। देखो 2022 में ना आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा गया था। 2022 में मेल वाला डायग्राम देके उसका लेबल्स करने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद 2023, 2024, 2025 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डायग्राम का लेबल्स भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका लेबल्स करने के लिए आपको वो पूछ सकते हैं। डायग्राम दे देंगे और लेबल्स करने पूछेंगे। सो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिया है, आपको ये देखकर एज इट इज लेबल करना है, तो ये काम आपको खुद से करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरी के इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक फीमेल के पास दो ओवरी होती है, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड। तो हर एक फीमेल के पास दो ओवरीज होती हैं। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैंने आपको क्या बोला था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो गैमेट्स बनाता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो गैमेट्स नहीं बनाते लेकिन बाकी का डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। प्राइमरी ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो गैमेट बनाता है। तो ओवरी जो है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी ओवरी के अंदर ही हमारे गैमेट्स बनने वाले हैं। इसका मेन फंक्शन है गैमेट बनाना, एग जिसको हम ओवम बोलते हैं, और इसका दूसरा फंक्शन है हॉर्मोन्स बनाना। ओवरी में 5 अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स बनते हैं। वो हॉर्मोन्स कौन से हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। द ओवरी प्रोड्यूसेस 5 हॉर्मोन्स। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कौन से 5 हॉर्मोन्स बनते हैं, इसका मैं याद रखने का एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। देखो आप लोग जब मैकडोनल्ड्स में जाते हो या बर्गर किंग में या कहीं पर भी जाते हो, घर पे भी अगर आप आलू फ्राई करके खाते हो तो उसको हम फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं। अभी जब आप आलू को फ्राई करते हो और उसमें आप तीखा चटनी डालते हो या तीखा पाउडर डालते हो, मिर्ची मसाला डालते हो, तो उसको हम बोलते हैं पेरी पेरी। तो पेरी पेरी वर्ड को थोड़ा सा याद रखो, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पेरी पेरी में ए डाल दिया है, बाकी मैंने स्पेलिंग सेम रखी है। बेसिकली पेरी पेरी में ए नहीं आता है, मैंने यहाँ पर ए डाला है, तो इसको हम बोलेंगे पियरी पियरी, ठीक है। दिस इज पियरी पियरी। अब ये पियरी पियरी 5 हॉर्मोन्स के नाम रिप्रेजेंट करती है। पी से आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ई से आता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ए से आता है एक्टिविन हार्मोन, आर से आता है रिलैक्सिन हार्मोन, और आई से आता है इनहिबिन हार्मोन। हर एक हार्मोन का हम फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये हार्मोन क्या कंट्रोल करता है, ये हार्मोन प्रेगनेंसी कंट्रोल करता है। फिर आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है और सेकेंडरी कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। मतलब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, पेल्विक डेवलपमेंट होना, वो सब करता है। एक्टिविन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करता है। रिलैक्सिन क्या करता है, जब चाइल्ड डिलीवरी होती है तो ये पेल्विक गर्डल को रिलैक्स कर देता है। मतलब जब बच्चा बाहर आने वाला होता है तो फीमेल का जो पेल्विक गर्डल है वो रिलैक्स हो जाता है। वो रिलैक्सिन हार्मोन के वजह से होता है। बर्थ कैनाल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और इनहिबिन क्या करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करता है। एफएसएच हार्मोन बनाना स्टॉप करता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको हर एक हार्मोन के फंक्शंस बताए। अब थोड़ा वापस ऊपर जाते हैं, थियोरी देखते हैं। अभी ये ओवरी का डायमेंशंस कितना बोला है, ये दिखने में जो इतना सा अंडे जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज ओवल और आलमंड शेप्ड ऑर्गन।
3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। कभी कभी गलती से सीईटी में ये डायमेंशंस पूछ सकते हैं। इट इज लोकेटेड इन द अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनीज। ये कहां पर लोकेटेड है? अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस, किडनी के पास। ये देखो यहाँ पर अपनी किडनी है, यहाँ पर आसपास में अपनी किडनी प्रेजेंट होगी, किडनी के पास में ये हमारा ओवरी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके आगे क्या बोला है? ईच ओवरी इज हेल्ड इन पोजिशन बाय लिगामेंट्स अटैचिंग टू द यूटेरस एंड टू द एब्डोमिनल वॉल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा ओवरी है और ये मेरा यूटेरस है। ओवरी और यूटेरस के बीच में जो लिगामेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज ओवरी, दिस इज यूटेरस, इसके बीच में ये जो लिगामेंट दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलेंगे इसको? ओवेरियन लिगामेंट, विच कनेक्ट्स द ओवरी विद द यूटेरस। ये हो गया फर्स्ट लिगामेंट। अब ये ओवरी ऐसे हवा में लटकते नहीं रहेगा ना, ये जो ओवरी है, ये ओवरी पीछे एब्डोमिनल वॉल से चिपका है। पीछे देखो, पीछे जो अपने फीमेल का एब्डोमेन है, ये उसका जो वुम्ब वाला रीजन है, एब्डोमेन वाला रीजन, ये एब्डोमेन वाले रीजन से चिपक जाता है ओवरी। तो ये जिस लिगामेंट की मदद से चिपकता है, मतलब इमेजिन करो कि ये मेरा एब्डोमेन है और ये ओवरी है, तो ये ओवरी ऐसे दोनों के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होगा जिसकी मदद से ये ओवरी इस एब्डोमेन से चिपक जाएगी। तो ये कैसे चिपकती है? एक लिगामेंट की मदद से। उस लिगामेंट का नाम क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। दिस इज ओवेरियन लिगामेंट, दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। सबसे बड़ा लिगामेंट, द लार्जेस्ट ऑफ दीज इज ब्रॉड लिगामेंट। तो ये सबसे बड़ा लिगामेंट होता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पेरिटोनियम से बना है, मतलब पेरिटोनियम लेयर एब्डोमिनल लेयर होती है, जो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि हमारे एब्डोमिन के ऑर्गन्स के आसपास एक कवर होता है। हर एक ऑर्गन के पास खुद का एक कवर होता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम कवर। तो ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट भी पेरिटोनियम कवर से ही बना है। ये हमारी ओवरी को, ओविडक्ट को, मतलब ओवरी को, ये ओविडक्ट इसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को। तो ये ओवरी को, फेलोपियन ट्यूब को सबके पकड़ के रखता है। ये देखो, ये लिगामेंट सबको पकड़ के रखता है। ये सेम लिगामेंट है ये वाला, और ये वाला जो लिगामेंट है ये ओवेरियन लिगामेंट है। दिस इज ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, जो ब्लैक वाला मैंने ड्रॉ किया है। द ओवेरियन लिगामेंट अटैचेस ओवेरी टू द यूटेरस। तो ये वाला ओवेरियन लिगामेंट है, ये ओवेरी को यूटेरस से कनेक्ट करता है। और ये जो बड़ा वाला लिगामेंट है, दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। सबको इतना इंट्रोडक्शन क्लियर है? यस एवरीबॉडी, बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे ओवरी का डेवलपमेंट, कि कैसे हमारा ओवरी डेवलप होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी को मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फ्लो चार्ट देखेंगे फिर थ्योरी देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और क्लियरली समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात, हम ओवरी के जर्म लेयर की अगर बात करते हैं तो ओवरी कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम एंडोडर्म। जैसे हमने मेल का टेस्टिस पढ़ा था, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीसोडर्म, वैसे ही फीमेल का ओवरी एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ओवरी का काम है एग बनाना और 5 हार्मोन्स बनाना। कौन से 5 हार्मोन्स बनाना वो हमने देखा, पियरी, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। उसके बाद अब ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब ओवरी का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये चिकन लॉलीपॉप जैसा दिखता है, या जो भी आप मानो, ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका 2 अलग अलग लेयर बताया गया है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन बताई गई है। आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, जिसके पास जर्म लेयर है। दीज आर कॉल्ड एज जर्मिनल ऊगोनिया, जर्मिनल सेल्स। मतलब ये हमारे मदर सेल्स हैं, और मदर सेल्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। यही मदर सेल्स माइटोसिस करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएंगे, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, और फिर उनमें मियोसिस होना स्टार्ट होगा। तो इसका जो बॉर्डर वाला रीजन है, इसको बोलते हैं, ये जो बॉर्डर वाला रीजन है, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स। और इसके सेंटर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेगा, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगी, नर्व वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और बीच में बहुत सारा खाना प्रेजेंट होगा। तो ये जो सेंटर वाला रीजन है, इस सेंटर वाले रीजन को बोलते हैं स्ट्रोमा। द आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड द सेंटर रीजन इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के पास जो ब्लड वेसल्स है, उन ब्लड वेसल्स की मदद से हमें खाना मिलता है। तो ब्लड वेसल्स की मदद से खाना मिलता है, नर्व की मदद से हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है, और ये खाने की वजह से ही हमारे जो अंदर जो सेल्स डेवलप हो रहे हैं, इन सेल्स के बाहर ऐसे लेयर ऐड होते जाएगी, इसको बोलते हैं थेका लेयर। और ये सब जब मैच्योरेशन का टाइम आएगा तब होगा। तो वापस से बोलती हूँ, हमारा जो ओवरी है, ओवरी के आउटर स्ट्रक्चर को कॉर्टेक्स बोलते हैं और ओवरी के सेंटर को स्ट्रोमा बोलते हैं। आउटर रीजन में मदर सेल्स प्रेजेंट हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, और स्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स हैं, नर्व वेसल्स हैं, जो खाना प्रोवाइड करेंगे और हार्मोन सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स की। तो ध्यान से देखो, ये अपना ओवरी वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट हियर।
ये अपना ओवरी वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैं येलो कलर से ड्रॉ करती हूँ। और यहाँ पर इसके जो जर्म सेल्स हैं, ये जितने भी इसके जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स माइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं ये जर्म सेल्स? ये जर्म सेल्स माइटोसिस करके बहुत सारे अपने जैसे बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लेते हैं। मतलब ये खुद भी डिप्लॉयड है तो ये सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे। तो ये बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये इतने सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं कि इनको ना पूरा फैल के रहने की आदत नहीं होती है। जहां से खाना आता है ये सारे सेल्स वहीं पे भाग जाते हैं। मतलब खाना कहाँ से आने वाला है? खाना यहाँ से आने वाला है, ब्लड वेसल्स यहाँ से आने वाले हैं, जो खाना लेकर आएंगे, वेस्ट लेकर जाएंगे और जो नर्व सिग्नल्स पास करेंगे। तो ये सारे के सारे सेल्स ना यहाँ पे भाग जाते हैं, ये सारे सेल्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जहां से खाना अंदर आ रहा है। तो ये जो कॉर्नर में जब हमारे सेल्स शिफ्ट हो जाते हैं, इस कॉर्नर को बोलते हैं गोनाडल रिज। क्या बोलते हैं इस एरिया को? दिस एरिया इज नोन एज गोनाडल रिज। ये देखो ये वर्ड यूज किया जाता है, रिज यानी किनारा, और गोनाड मतलब सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी के किनारे में ये सारे सेल्स चले जाते हैं और वहां से इनको जल्दी जल्दी खाना मिलता है, तो वहां से जल्दी जल्दी खाना खा के ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो पहले इन सेल्स को हम जर्मिनल सेल्स बोल रहे थे, अब इन सेल्स का नाम पड़ जाता है ऊगोनिया। क्या नाम पड़ जाता है इनका? ऊगोनिया। पहले आप इनको ओवेरियन फॉलिकल्स बोल सकते हो। मतलब ये जो फॉलिकल्स अंदर बन रहे हैं, दीज आर नोन एज ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स को जब खाना ज्यादा मिलने लग जाता है तो ये बन जाते हैं ऊगोनिया। क्या बन जाते हैं ये? ऊगोनिया। अब क्या होगा? ग्रैन्युलोसा सेल्स मैच्योर ऊगोनिया टू एग ट्यूब्स। मतलब अब ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर ये देखो, इस किनारे में बहुत सारे सेल्स आकर जमा हो गए थे ना, बहुत सारे सेल्स आकर जमा हो गए थे। तो इन सेल्स का नाम हमने क्या रख दिया था? ऊगोनिया नाम रख दिया था। अब यहाँ पर इनको बहुत सारा खाना मिला, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स मिले। ग्रैन्युलोसा सेल मतलब खाना, न्यूट्रिएंट्स, ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्युलोसा सेल का मतलब खाना होता है। तो यहाँ से इनको बहुत सारे ग्रैन्यूल्स मिल जाते हैं और वो ग्रैन्यूल्स की मदद से इनके बाहर एक लेयर बनते जाती है। तो जैसे जैसे इनके बाहर लेयर बनते जाएगी, these cells they mature oogonia to egg tube and egg nest। ये देखो ये जो सेल्स है, ये सेल्स कैसे मैच्योर होने लगते हैं? पहले ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, दीज आर ऊगोनिया मॉलिक्यूल्स। इसको आप प्राइमरी फॉलिकल या ऊगोनिया मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ये धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स ऐसे एक साथ आकर झुंड में ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब यहाँ पर ना लाखों सेल्स हैं और ये लाखों सेल्स एक साथ आकर ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब दिखने में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एग ट्यूब। एग ट्यूब का दूसरा नाम है पी फ्लगर सेल्स। एग ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? पी फ्लगर सेल्स। और फिर देखते देखते ये ट्यूब छोटा छोटा टुकड़ा निकालने लगता है। इसमें का ये टुकड़ा बाहर आ गया, इसमें का ये टुकड़ा, रुको मैं दूसरा मार्कर यूज करती हूँ। ये देखो, इसमें से समझो ये वाला पीस ऐसे बाहर आ गया, इसमें से ये वाला पीस ऐसे बाहर आ गया। तो यहाँ पे ये पीसेस ऐसे जाके ना ऐसे नेस्ट बनाने लगेंगे, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, और इनके अंदर अपने सारे सेल्स हैं। मतलब ये देखो, पहले ये सेल्स यहाँ पर फैले हुए थे, पहले तो बहुत सारे सेल्स ऊगोनिया थे, ऊगोनिया के सेल्स के आसपास न्यूट्रिएंट लेयर ऐड होते गई और फिर ऐसे बहुत सारे सेल्स जमा होके ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, एग ट्यूब स्ट्रक्चर। फिर एग ट्यूब की मदद से एग नेस्ट वाला स्ट्रक्चर बना और अब ये एग नेस्ट वाला स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके खाना खाते जाएगा और जब इनके मैच्योर होने की बारी आएगी तो ये एग नेस्ट में से एक एक अंडा मैच्योर होके बाहर होते जाएगा और सेपरेट होते जाएगा। अभी ये सब अंडे छोटे हैं तो ये सब एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनको खाना मिलेगा ये अंडे बड़े होते जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर जितने भी अपने ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स की मदद से हमारा ये जो ऊगोनिया है, ध्यान से देखो, ये ऊगोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे होने लग जाता है। मतलब यहाँ पर ये सारे के सारे ऊगोनिया, जो इतने सारे ऊगोनिया यहाँ पे थे, अब ये धीरे धीरे ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं एग ट्यूब। फिर धीरे धीरे ये ऐसे एग नेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, घोंसले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको बोलते हैं एग नेस्ट। अब धीरे धीरे जब इनको खाना मिलेगा ना तो इसमें से एक एक सेल बाहर आके ऐसे मैच्योर होना चालू करेंगे। तो इसको बोलते हैं एग ट्यूब, इसको बोलते हैं एग नेस्ट और इसको बोलेंगे प्रिमोर्डियल फॉलिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमोर्डियल फॉलिकल। दिस विल बी नोन एज प्रिमोर्डियल फॉलिकल। जब इसके अंदर से एक एक सेल निकल के मैच्योर होने लगेगा। तो ये सब कब होता है? हमारा जो फीटस है उसके बाहर आने से पहले। मतलब समझो कोई मदर प्रेग्नेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई मदर है और वो प्रेग्नेंट है, यहाँ पे उसका बेबी है। अब ये फीटस 3 महीने की होने से पहले ये सब हो चुका है,
ये फीटस जब 3 महीने की होती है ना, उससे पहले ये सब बन चुका है। इतने सारे अंडे बन गए, इतने सारे अंडे बन गए हैं कि दोनों ओवरीज में मिला के 2 मिलियन फॉलिकल्स बने हैं। बोथ ओवरी हैज 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स, मतलब एक ओवरी में 1 मिलियन और दूसरी ओवरी में 1 मिलियन, ऐसे मिला के 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। और ये इतने सारे फॉलिकल्स कब बनते हैं? बच्ची पैदा होने से पहले, मतलब जब वो 3 महीने की रहती है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब 3 महीने की जब वो होती है ना, तभी उसके ओवरी में 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स बन चुके हैं। देयर आर 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स। अब क्या होगा? अब भाई खाना कम पड़ेगा, क्योंकि समझो इसके अंदर 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स है और अब ये फीटस धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो अब इनको खाना कम मिलेगा। खाना कम मिलेगा तो धीरे धीरे उनमें से कुछ फॉलिकल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब फीटस 3 महीने से 4 महीने की हुई, 4 महीने से 5 महीने की हुई, तो अब वो खाना पूरी बॉडी में डिवाइड हो रहा है। तो अभी सिर्फ ओवरी को तो पूरा खाना दे नहीं सकते, और भी ऑर्गन्स को खाना देना पड़ेगा। तो धीरे 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 करके अंदर जो प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं, 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स धीरे धीरे मरने लगेंगे। 1 मिलियन हो जाएंगे, फिर 1 मिलियन से 60,000 बचेंगे, फिर 40,000 बचेंगे, ऐसे धीरे 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 प्रिमोडियल फॉलिकल्स मरने लग जाते हैं। सो प्रिमोडियल फॉलिकल्स, हाँ, लेकिन मरने से पहले ये जो प्रिमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं, ये जो प्रिमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं ना, ये मियोसिस प्रोसेस चालू करते हैं। अब आपको सेल डिवीजन चैप्टर आना चाहिए तो आपको मियोसिस समझ में आएगा। मियोसिस में क्या होता है? हमारे पास जो एक डिप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉइड सेल मियोसिस 1 करना स्टार्ट करता है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक याद दिला देती हूँ। मियोसिस 1 में 4 फेजेस होते हैं। कौन से 4 फेजेस होते हैं मैम? इसमें होता है प्रोफेज 1, एनाफेज 1, सॉरी मेटाफेज आएगा पहले, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ऐसे 4 फेजेस होते हैं। तो प्रोफेज 1 वाला जो फेज है, इसमें 5 फेजेस होते हैं। एक होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, और फिर 5वां फेज होता है डाइकाइनेसिस। ऐसे 5 फेजेस होते हैं, बराबर। तो ये सब मियोसिस का बेसिक है, ये सब सेल डिवीजन चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो अभी आपका जो प्रिमोडियल फॉलिकल है, ध्यान से सुनो, ये मेरा प्रिमोडियल फॉलिकल है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो प्रिमोडियल फॉलिकल है, इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है, ये सेंटर में जो इसके न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। दिस विल बी प्राइमरी oocyte। इसको प्राइमरी, आप केमिस्ट्री में लिखते हो ना, 1 डिग्री को प्राइमरी लिखते हैं, दिख रहा है ना सबको? हाँ। तो ये जो डिप्लॉइड सेल है, ये मेरा प्राइमरी oocyte है। ये मियोसिस 1 करना स्टार्ट करता है जब हमारी फीटस 3 महीने की है, मतलब अभी वो पेट के बाहर नहीं आई है, अभी वो अंदर ही है। तो जब हमारी फीटस 3 महीने की है, तभी वो मियोसिस 1 करना चालू कर देती है, लेकिन उसका मियोसिस 1 का फर्स्ट फेज कंप्लीट ही नहीं हो पाता। हमारी जो फीटस है, ये फीटस का जो प्रिमोडियल फॉलिकल है, जो 1 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल है, एक ओवरी में 1 मिलियन, दूसरी ओवरी में 1 मिलियन, दोनों ने मियोसिस 1 करना चालू किया। सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स ने एक साथ मियोसिस 1 करना चालू किया, लेकिन उनका मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ। वो सारे के सारे फॉलिकल्स कौन से फेज में अटक गए? उन्होंने लेप्टोटीन फेज कंप्लीट किया, जाइगोटीन फेज कंप्लीट किया, पैचिटीन फेज भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो डिप्लोटीन फेज में अटक गए और आगे बढ़ ही नहीं पाए। मतलब ये हमारे जितने भी प्रिमोडियल फॉलिकल्स थे, जितने भी प्रिमोडियल फॉलिकल्स थे, देखो यहाँ पे 1 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स है, ये सारे नेस्ट हैं, सबके अंदर प्रिमोडियल फॉलिकल्स है। जब ये नेस्ट टूटेगा तो सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स एक साथ मियोसिस करना चालू करेंगे, लेकिन ये लोग लेप्टोटीन फेज कंप्लीट करेंगे, जाइगोटीन फेज कंप्लीट करेंगे, पैचिटीन फेज कंप्लीट करेंगे, लेकिन डिप्लोटीन फेज पे ये अरेस्ट हो जाएंगे और अब ये इसी फेज में अटके रहेंगे। तो अब मेरी ओवरी के अंदर यहाँ पे 1 मिलियन फॉलिकल्स हैं और यहाँ पे 1 मिलियन फॉलिकल्स हैं। ये पूरे के पूरे 1 मिलियन फॉलिकल्स डिप्लोटीन फेज में अटके हुए हैं और अब भी वैसे ही अटक के रह जाएंगे। तो अब हम इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रिमोडियल फॉलिकल, या सिर्फ प्रिमोडियल फॉलिकल बोल सकते हो, लेकिन ये प्रिमोडियल फॉलिकल डिप्लोटीन फेज में अटक गया है, अब ये आगे नहीं जाएगा। सबको इतना ओवरऑल समझ में आया? यहां तक का सबको समझ में आया? थोड़ा थियोरी देखते हैं, फिर आगे फ्लो चार्ट देखेंगे। तो ईच ओवरी इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल पार्ट कॉल्ड एज मेड्यूला एंड द आउटर पार्ट कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। जो मेड्यूला वाला पार्ट है उसी को स्ट्रोमा बोलते हैं। कॉर्टेक्स के पास जर्मिनल सेल्स हैं एंड स्ट्रोमा के पास मेड्यूला का जो स्ट्रोमा है उसके पास ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स हैं एंड नर्व फाइबर्स हैं। स्ट्रोमा मतलब इसकी बात हो रही है, स्ट्रोमा मतलब इसकी बात हो रही है, और कॉर्टेक्स मतलब ये वाला सेल, ठीक है। कॉर्टेक्स के पास बहुत सारे सेल्स हैं,
इट शोज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला, इसको आप ओवेरियन फॉलिकल बोलोगे, जो कॉर्टेक्स के पास जो सेल्स हैं उनको हम ओवेरियन फॉलिकल्स बोलेंगे। ये सारे के सारे इमेच्योर हैं और ये सारे एंडोडर्म से आए हैं, इसीलिए मैंने बोला ना ओवरी का जर्म लेयर कौन सा है, एंडोडर्म। द सेल्स माइग्रेट टू द गोनाडल रिज, जहां इनको खाना मिलेगा ये सेल्स वहीं पर माइग्रेट करेंगे। तो ये देखो ये सेल्स यहाँ पर माइग्रेट हो गए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये सेल्स यहाँ पे माइग्रेट हो गए, कोने में माइग्रेट हो गए, उस कोने को हम क्या बोलते हैं, गोनाडल रिज। तो वहां पे उनको ज्यादा खाना मिलेगा और वहीं पे वो माइटोसिस करके अपना कॉपी बढ़ाते जाएंगे। नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड एज oogonia। तो पहले हम इसको ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं और अब हम इसको oogonia बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ लिखकर दे दी हूँ। As the oogonia continue to grow in size, they are surrounded by a layer of granulosa cells। धीरे 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 इन oogonia के बाजू में ये देखो लेयर ऐड होना चालू हो रही है, ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर ऐड होना चालू हो रही है। ग्रैन्युलोसा सेल मतलब ग्रैन्यूल्स मतलब खाना, ग्रैन्युलोसा सेल कोई अलग सेल नहीं है, वो हमारे एग का खाना है जो उसको स्ट्रोमा से मिल रहा है। और अब उनको बोलेंगे दे आर द रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी कि थोड़ा सा अनडेवलप्ड फॉर्म है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis, मैंने आपको क्या बोला, ये फॉलिकल्स कब बनते हैं, जब हमारी फीटस पैदा भी नहीं हुई है, बिफोर बर्थ। जब हमारी फीटस 3 महीने की है तभी 2 मिलियन फॉलिकल्स बन चुके हैं। तो द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स मच बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी। और जब वो बच्ची 3 महीने की होती है, 12 वीक्स मतलब 3 महीने, तब तक ओवरी पूरी तरीके से डेवलप है एंड इट हैज मोर देन 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स इन इट। मतलब हमारे ओवरी में टोटल 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जब हमारी बच्ची 3 महीने की होती है। अब धीरे 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 करके मियोसिस में वो सारे के सारे फॉलिकल्स गए, लेकिन मियोसिस में जाने के बाद वो डिप्लोटीन फेज में अटक गए। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे वो बच्ची 3 महीने से 4 महीने की होगी, 4 महीने से 5 महीने की होगी और सारे के सारे फॉलिकल्स मियोसिस 1 में अटके हुए हैं। लेकिन साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जाएगा तो खाना ज्यादा चाहिए, खाना अगर कम मिलेगा तो फिर सेल्स आपस में कंपटीशन करेंगे और कुछ सेल्स मर जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जब ये फीटस 3 महीने की थी तो इसके पास 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स थे। अब जब ये 9 महीने की हुई और अब ये बाहर आने के लिए रेडी है तो इसके पास सिर्फ 1 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल बचे टोटल, मतलब 1 मिलियन मर गए। यहाँ पे 1 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल मर गए। तो जब ये फॉलिकल्स मर जाते हैं क्योंकि इनको खाना नहीं मिलता, इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेसिया, यानी कि फॉलिकल्स मर गए। ओनली 1 मिलियन फॉलिकल्स रिमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब ये पैदा होने वाली है तब इसके पास सिर्फ 1 मिलियन फॉलिकल बचे हैं। और जब ये पैदा होने से लेके 14 साल तक की होती है, यानी जब ये प्यूबर्टी वाले स्टेज में जाती है तो इसकी बॉडी और ज्यादा बड़ी होती है। तो प्यूबर्टी वाली स्टेज में जाते जाते इसके पास और कम फॉलिकल्स बचते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ये 10 लाख से भी फॉलिकल्स कम होकर इसके पास कुछ अप्रोक्सीमेटली 40 से 60 हजार फॉलिकल्स ही बचते हैं जब ये प्यूबर्टी वाली एज तक पहुंचती है। तो इट डिग्रेड्स फर्दर एंड ओनली 60,000 फॉलिकल्स रिमेन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो देखो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रोजेक्ट इनटू द कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ एग ट्यूब। थोड़ा पीछे जाते हैं, क्या बोला हमको यहाँ पर कि हमारे जो सेल्स हैं वो एग ट्यूब का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर एग ट्यूब से एग नेस्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है। ईच कॉर्ड फॉर्म्स एग नेस्ट फ्रॉम विच द प्रिमोडियल ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप। तो अब ये एग नेस्ट से प्रिमोडियल फॉलिकल निकलेगा और यही प्रिमोडियल फॉलिकल मियोसिस 1 करना चालू करेगा, लेकिन ये मियोसिस 1 में अटक जाएगा। Each primordial follicle has primary oocyte in the center। मैंने यहाँ पे लेबल किया था ना, सेंटर में जो होता है इसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ये देखो हर एक प्रिमोडियल फॉलिकल के सेंटर में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। तो ये प्राइमरी oocyte मियोसिस करना चालू करता है। द प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स विथ मियोसिस, लेकिन वो अटक जाता है। कौन से फेज में अटक जाता है, मियोसिस 1 में अटक जाता है। मियोसिस 1 के कौन से फेज में अटकता है, यहाँ पर लिख के लो, वो डिप्लोटीन फेज में अटक जाता है। कुछ बुक में लिख के देंगे पैचेटिन फेज में अटकता है, कुछ बुक में लिखेंगे डिप्लोटीन फेज में अटकता है, पर डिप्लोटीन ज्यादा करेक्ट आंसर है। अभी टोटल 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स में से जब बच्ची पैदा होने वाली है, 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स में से जब बच्ची पैदा होने वाली है तो सिर्फ कितने बचते हैं, 1 मिलियन फॉलिकल्स बचता है। और फिर ये बच्ची जब प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है तो इसके पास सिर्फ 60,000 फॉलिकल्स बचते हैं। तो जब ये बच्ची पैदा होने वाली है ओनली 1 मिलियन फॉलिकल्स रिमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, और वो जब तक प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है तब उसके पास सिर्फ 60 से 80 हजार प्रिमोडियल फॉलिकल्स बचते हैं। क्लियर एवरीबॉडी। आगे क्या बताया है,
और बीच में जो इतने सारे फॉलिकल्स मर गए, ये देखो ना बीच में कितने सारे फॉलिकल्स मर गए, यहाँ पे 1 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स थे, 1 मिलियन से सिर्फ 60,000 बचे, तो इतने सारे जो फॉलिकल्स मर गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेसिया प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रिमोडियल फॉलिकल्स ड्यूरिंग द ग्रोथ इज कॉल्ड एज एट्रेसिया। ये डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बताया है, द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिमोडियल फॉलिकल इन मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल रीस्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब देखो यहाँ पे हमको क्या बोला है, टोटल 60,000 प्रिमोडियल फॉलिकल्स बचे हैं ना, मतलब एक ओवरी में 30,000, एक ओवरी में 30, इसके पास 30,000 फॉलिकल्स हैं, इसके पास 30,000 फॉलिकल्स हैं। और याद करो ये सारे के सारे फॉलिकल्स कौन से स्टेट में अटके हैं, सारे के सारे मियोसिस 1 में अटके हुए हैं। सारे फॉलिकल्स कौन से स्टेट में अटके हैं, मियोसिस 1 में। तो जब ये इनकी एज 14 साल की हो जाएगी, जब ये प्यूबर्टी वाली एज में जाएंगे, तो ये जो फेज था मियोसिस 1 जो अटका हुआ था, अब ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इनका मियोसिस 1 वाला जो फेज है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। सो देयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन ऑफ द प्रिमोडियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। अभी समझो ये जो 30,000 फॉलिकल्स है, ये अपना अपना ग्रुप बना के रहते हैं, 10-10 का ग्रुप बना के रखते हैं। तो अभी ये 10 फॉलिकल का जो ग्रुप है, इनमें से 4-5 फॉलिकल्स एक साथ मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कोई एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, क्योंकि खाना कम है और जितना कम खाना रहेगा उतने कम फॉलिकल्स मैच्योर होंगे। तो ये मेरे प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। ये देखो इतने सारे फॉलिकल्स मैच्योर होना चालू हुए, लेकिन अंत में जाके तो एक ही फॉलिकल मैच्योर हुआ ना। ये देखो दिस इज नॉट सेकेंडरी, इधर देखो ये मेरा प्रिमोडियल फॉलिकल है। इन्होंने सोचा चलो हम सब एक साथ मैच्योर होंगे, ये सब जाते हैं एक साथ मैच्योर होने के लिए, लेकिन उतना खाना अवेलेबल ही नहीं था। तो यहाँ पर एक पहले ही मर गया, फिर यहाँ पे और एक मर गया, एक ही सरवाइव करता है, इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, यानी इसके बाहर एक सिंगल लेयर ऐड हो गई है। ये लेयर कहाँ से आई, ये लेयर स्ट्रोमा से आई, और फिर इसके बाहर जब और एक लेयर आ जाएगी, ये देखो ये पहले से एक लेयर थी और एक लेयर ऐड हो गई, तो अब इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जितना कम खाना रहेगा उतने कम फॉलिकल्स डेवलप होंगे, लेकिन इनकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी, जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तब इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सो इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्टरनेटली वन ऑफ द 2 ओवरीज प्रोड्यूसेस ग्राफियन फॉलिकल। समझो अगर आपको जनवरी मंथ में पीरियड्स आए, तो आपका लेफ्ट वाला प्रिमोडियल फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, यहाँ से एक एग मैच्योर होगा, फेब्रुवरी में राइट से, मार्च लेफ्ट, अप्रैल राइट। हर महीने में दोनों ओवरी से एक साथ अंडा मैच्योर नहीं होता है, एक महीने में एक ही ओवरी से अंडा मैच्योर होता है, यानी प्रिमोडियल फॉलिकल मैच्योर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ओवरी से 2 अंडे मैच्योर हो गए हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर, 1 in मिलियन बिलियन केसेस ऐसा होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक महीने में एक ओवरी से ही प्रिमोडियल फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। अब यहाँ पर आपको ना एक कैलकुलेशन बताया है, ये मैं समझाती हूँ फ्लो चार्ट की मदद से। ये देखो जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेन आर्क, यानी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये क्वेश्चन इस साल नीट एग्जाम में आया था और बच्चों ने वहां पे गुड़ गोबर कर दिया था। देखो द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिमोडियल फॉलिकल्स विल बिगिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑल्टरनेट ओवरी से फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं मेन आर्क, यानी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है। और जब पीरियड स्टॉप हो जाते हैं उसको बोलते हैं मीनोपॉज, पॉज लग जाना यानी स्टॉप हो जाना, ठीक है। और उसकी एज होती है 45 to 55 ईयर्स के बीच में। अभी देखो एक साल में कितने बार पीरियड्स आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये ना सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन से समझाऊंगी। देखो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहली बात आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, इतना याद रखो। तो अभी जनवरी में कितने महीने हैं, 31, सॉरी जनवरी में कितने दिन है, 31 डेज है। तो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ 28 डेज का है, तो 31 - 28, यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए। मतलब समझो किसी लड़के को 1 जनवरी को पीरियड्स आए, बहुत अनलकी होगी वो क्योंकि न्यू ईयर के दिन पीरियड्स आ गए, बट ठीक है अनलकी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी पेन में रहेगी। तो समझो किसी लड़की को 1 तारीख को पीरियड्स आए, तो अब उसका नेक्स्ट साइकिल कब स्टार्ट होगा, 29 जनवरी को, मतलब उसी महीने में उसको दूसरी बार पीरियड्स आ जाएंगे, क्योंकि जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। तो मतलब यहाँ पे उसके 3 दिन बच गए, ये 3 दिन एक्स्ट्रा है।
फेब्रुवरी में समझो कि एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। लीप ईयर तो 4 साल में एक बार आता है, हम उधर पे 0 समझेंगे। मार्च में भी 28 डेज का साइकिल था, यहाँ पे 3 दिन बच गए, यहाँ पे 2 दिन बच गए, यहाँ पे 3 दिन बच गए, ठीक है, यहाँ पे 2 दिन बच गए, यहाँ पे सब जगह 28 माइनस करते जाओ तो आपको क्या दिखाई देगा, कहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हैं आपको वो दिखाई देगा। अब इनको ऐड करो, 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। मतलब एक्स्ट्रा मेरे पास कितने दिन हो रहे हैं, अगर हर एक महीने से मैं 2 3 दिन निकाल दूं तो एक्स्ट्रा मेरे पास कितने दिन हो रहे हैं, 29 डेज हो रहे हैं। मतलब मुझे एवरी मंथ के हिसाब से मुझे अगर 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, जनवरी में एक बार आया, फरवरी में एक बार आया, मार्च में एक बार आया, तो ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये एक्स्ट्रा दिन ऐड करके मुझे एक एक्स्ट्रा साइकिल आएगा। मतलब एक साल में मुझे कितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले हैं, 12 महीने का 12 साइकिल आएगा, प्लस ये जो एक्स्ट्रा 29 डेज हैं इसका मुझे एक एक्स्ट्रा मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। मतलब एक साल में मुझे टोटल कितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले हैं, 13 बार। यहां तक सबको क्लियर है? यस एवरीबॉडी। चलो अब पीछे जाते हैं। तो अब इसी से कनेक्टेड मैं पीछे वापस थ्योरी में जा रही हूँ ताकि कनेक्शन समझ में आए आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मेनार्क बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसको मीनोपॉज बोलते हैं। अभी एक साल में टोटल 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। कैसे, समझ में आया ना सबको? 12 महीने के 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस हर एक महीने से 2 दिन 3 दिन जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको ऐड करके एक एक्स्ट्रा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो अभी एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, मतलब एक साल में 13 प्रिमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होंगे। 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा मिला, तो टोटल 13 अंडे मिले। अभी ऐसी पूरी लाइफ, मतलब समझो एक एवरेज औरत को 45 इयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल लग जाता है, तो 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और 45 इयर्स में स्टॉप हो जाता है। यानी 32 इयर्स तक अगर वो औरत हर महीने उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं तो 32 इयर्स इंटू 13 कितना आ जाएगा आंसर? 416 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे उतने ही अंडे मैच्योर होंगे, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा मैच्योर होता है। तो अगर हम इस फॉर्मेट के हिसाब से जाएं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जब तक एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज है वो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में टोटल 416 अंडे बना सकती है। हमारे पास कितने अंडे बचे हुए थे? 60,000 अंडे बचे हुए थे। उसमें से कितने अंडे मैच्योर हो सकते हैं? 416 अंडे मैच्योर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं क्या बताया है। The first menstrual cycle is known as menarche. It begins at the teenage 13 years and menopause मतलब stopping of the menstrual cycle ये होता है 45 years की उम्र में। The period in between menarche and menopause is the reproductive age। मतलब menopause और menarche के बीच का जो एज होता है उसी को reproductive age बोलते हैं, क्योंकि उसी फेज में पीरियड्स आते हैं। And it is approximately 32 years मतलब 32 साल तक औरत को हर महीने पीरियड्स आ सकते हैं। In this time the female will be producing maximum 416 eggs। मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दिया है कि कैसे 416 eggs प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये था स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम? ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल, यानी कि ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, वो हम पढ़ेंगे। मैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो अब ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी इसको भी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से बताया है। देखो हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, सब लोग ध्यान से देखो, अपने पास प्राइमरी फॉलिकल है। नाउ दिस प्राइमरी फॉलिकल, ये जो मेरा प्राइमरी फॉलिकल है, इस प्राइमरी फॉलिकल के पास पहले एक ही लेयर थी, ठीक है। अब इसमें स्ट्रोमा में से ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड होते जाएंगे। स्ट्रोमा के पास क्या है? खाना है। स्ट्रोमा के पास खाना है और उसी खाना से मुझे ग्रैन्युलोसा सेल्स मिल रहे हैं, यानी ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं। और ये ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड करते जाएंगे लेयर्स। दे ऐड थेका लेयर्स। थेका मतलब मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन ऐड होते जाएगी। तो प्राइमरी फॉलिकल से इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल से अब मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब पहले इसके पास सिर्फ एक ही लेयर थी, अब इसके पास 2 लेयर हो गई। अब जैसे जैसे फॉलिकल लेयर बढ़ते जाती है, मतलब जैसे जैसे फॉलिकल्स का पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, वैसे वैसे क्या दिखाई देगा हमको? अंदर ही अंदर ये फॉलिकल्स का साइज बड़ा हो रहा है। ये देखो अंदर ही अंदर ये फॉलिकल्स का क्या हो रहा है?
अंदर ही अंदर फॉलिकल्स का साइज बड़ा होते जा रहा है ना, प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल हुआ, फिर टर्शरी फॉलिकल हुआ, तो साइज बड़ा होते जाता है। जैसे जैसे ये साइज बड़ा होते जाता है ना, ओवरी का स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है। ये देखो, पहले तो ये ओवरी ऐसे नॉर्मल जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता गया, ये ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होते गया, यानी ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसे सीधा जाता है, फिर ऐसे 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 होने लग जाता है। इसको बोलते हैं, ये जो आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर हो रहा है ना, क्योंकि पहले फॉलिकल छोटा था, अब फॉलिकल बड़ा होते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है, तो ये ओवरी के वॉल को बाहर धक्का देता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, यानी आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। तो जैसे जैसे हमारे फॉलिकल का शेप बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमको ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस देखने मिलता है। एज द फॉलिकल ग्रोज, यहाँ पे क्या लिखा है? एज द फॉलिकल, मैं लिख रही हूं एज द फॉलिकल ग्रोज, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ेगा ये ओवरी के अंदर शिफ्ट होते जाएगा। इट शिफ्ट इनसाइड ओवरी, ये ओवरी के अंदर शिफ्ट होते जाएगा एंड इट गिव्स ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। और ये कैसा अपीयरेंस देने लगेगा? आड़ा टेढ़ा ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस देने लगेगा। तो अंदर ही अंदर फॉलिकल का शेप बड़ा होते जा रहा है, उसके वजह से ओवरी का शेप भी बदलते जा रहा है। और जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल के सेल्स के वजह से हमारे ओवरी का ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। मतलब ये फॉलिकल जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हमारी ओवरी को पता चलता है कि अंदर अब सेल्स को और ज्यादा खाना लगने वाला है। मतलब समझो ये अपनी ओवरी है, पहले इसके पास छोटा सा सेल है, प्राइमरी फॉलिकल है, अब इसका लेयर बड़ा हो गया, ये डबल लेयर हो गई, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। तो अब अपने ओवरी में हमको ज्यादा खाना देना पड़ेगा। अब ये ज्यादा खाना कहाँ से आएगा? जैसे जैसे हमारे ओवरी के अंदर साइज बड़ी होती है फॉलिकल्स की, तो इसका सिग्नल जाता है नर्व को, और ये नर्व किसको सिग्नल देती है? ये नर्व सिग्नल देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन बनाना चालू करता है, और ये एफएसएच हार्मोन वापस से ओवरी को सिग्नल देता है, और फिर ओवरी क्या रिलीज करना चालू कर देती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना चालू कर देती है। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो सिग्नल नर्व मेम्ब्रेन के पास जाता है, नर्व मेम्ब्रेन ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास लेके जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन बनाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर ये सिग्नल वापस ओवरी के पास आता है, और फिर ओवरी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना चालू हो जाता है। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? देखो, सेकेंडरी फॉलिकल प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन और जल्दी 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 फॉलिकल के लेयर ऐड करेगा। पहले सिर्फ 2 लेयर थी, अब देखते ही देखते बहुत सारी फॉलिकल्स ऐड हो जाती है, और हमारा फॉलिकल मेच्योर हो जाता है। मेच्योर फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से अंडा निकलेगा। मतलब ऐसे, जब अपना ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा, ये अपना ग्राफियन फॉलिकल है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा तो इसके अंदर से ये अंडा बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ओव्यूलेशन। तो अंडा बाहर आता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल बच गया, मतलब देखो ये अंडा बाहर आया, ये अपना ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें से अंडा बाहर आ गया, तो अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल बच गया है, ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अपना जो टेक्स्ट बुक का ओवरी वाला डायग्राम है ना, उसमें क्लियरली बताया गया है। देखो, ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, इसमें से ये अंडा बाहर आ गया, तो अब ये जो बचा हुआ फॉलिकल था ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम के वजह से आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखो अंडा बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे जो नर्व मेम्ब्रेन थी उसको वापस सिग्नल मिल जाता है, तो अब ये नर्व मेम्ब्रेन सिग्नल लेके जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब एफएसएच हार्मोन बनाना बंद कर देती है, और अब पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन बनना चालू हो जाता है। अब ये एलएच हार्मोन सिग्नल लेके आता है ओवरी के पास, और एलएच हार्मोन हमारी ओवरी को क्या सिग्नल देता है कि अब तुम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाओ। प्रोजेस्टेरॉन मतलब पहले एफएसएच हार्मोन था, तो एफएसएच हार्मोन की वजह से सिग्नल आया ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाओ, और जब एफएसएच बंद हो गया तो अब प्रोजेस्टेरॉन का सिग्नल आया, तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करना। तो यहाँ पे देखो, ओव्यूलेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब अगर ये जो अंडा निकला है, ये अंडा अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, मतलब अगर प्रेगनेंसी हुई,
तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। और अगर समझो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अंडा वैसे का वैसा अकेला रह के मर जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। मतलब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद ये व्हाइट कलर का दिखता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन। तो अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, कॉर्पस ल्यूटियम विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स एंड फिर ये वापस से साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वापस नया मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा और नया प्रीमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जाता है। अब इसका ही थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है कि अंदर क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। We have discussed the primary structure of ovary. The following discussion includes changes in a mature ovary. The different stages of the development of oocyte can be seen, and these changes occurring during each menstrual cycle involves maturation of primordial follicle. देखो क्या क्या changes होने वाले हैं। यहाँ पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ये सारे चेंजेस होने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन। Each primary follicle has multi-layer cuboidal cells and the stroma cells add theca over the follicles. मतलब यहाँ पे हर एक सेल के बाहर थेका लेयर ऐड होने वाली है, ये थेका लेयर ऐड होने वाली है, ठीक है। इट नाउ चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के पास एक लेयर थी, इसके पास दो लेयर आ जाएगी और जैसे जैसे oocyte की लेयर बढ़ेगी हमारा कौन सा हार्मोन बनना स्टार्ट होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट होगा। देखो सेकेंडरी फॉलिकल की वजह से कौन सा हार्मोन बनना स्टार्ट होगा, ईस्ट्रोजन। कैसे बनेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि हमारे स्ट्रोमा में जो नर्व वेसल है वो सिग्नल लेके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाती है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन बनता है। एफएसएच हार्मोन सिग्नल देता है ओवरी को कि अब ज्यादा खाना बनाना है तो ईस्ट्रोजन बनाना चालू करो, जल्दी जल्दी एग डेवलपमेंट चालू करो। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना चालू करता है और फिर सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, ज्यादा खाना मिलने की वजह से। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल सेल्स takes place, they begin to move towards the surface of ovary। तो ये देखो ना, ये फॉलिकल्स जो है आगे 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 शिफ्ट होते जा रहे हैं और इस वजह से हमें ओवरी का जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर ऐसे टेढ़ा 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 देखने मिलता है। इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। The egg is released from the Graafian follicle during ovulation and the remaining part of the follicle changes into a temporary endocrine gland called corpus luteum। आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल में से अंडा निकलने के बाद अब ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता है। दिस इज अ टेम्पररी, मतलब ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, बाद में ये ड्राई हो जाएगा। सो दिस इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से कौन सा हार्मोन बनने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनने वाला है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला है। सो इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको बोलेंगे कॉर्पस अल्बिकन्स। तो ये पूरा थ्योरी मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया और थियोरेटिकल भी एक्सप्लेन किया। नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लेबल करने के लिए भी पूछ सकते हैं या ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एक इंडिविजुअल ग्राफियन फॉलिकल के बारे में आपको बताया गया है। चलो ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं फटाक से। ग्राफियन फॉलिकल, जैसे कि हमने बोला कि हमारे ओवरी में एक मैच्योर फॉलिकल बनता है और ये मैच्योर फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो अब इस ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं। फिर से मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना कर दिया है, इस फ्लो चार्ट के साथ आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा और काफी इजिली कवर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की अगर हम बात करें तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट हो, देखो हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ देखो ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है, इसके पास सिर्फ एक लेयर है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब इसके पास दो लेयर हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, और जब इसके पास बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं तो ये बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये लेयर्स आती कहाँ से हैं, ये लेयर्स स्ट्रोमा के पास से आती है, क्योंकि स्ट्रोमा के पास क्या है, स्ट्रोमा के पास ब्लड वेसल्स है, स्ट्रोमा के पास वेन है, स्ट्रोमा के पास लिम्फ वेसल है, और ये तीनों वेसल्स की मदद से ही हमारे स्ट्रोमा में न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होता है। कब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना है, कब कॉन्सेंट्रेशन कम होना है, वो सब डिसाइड होता है। तो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल को जो एक्स्ट्रा लेयर्स मिलती हैं, ये लेयर्स कहाँ से मिलती है उसको, स्ट्रोमा सेल्स से। अब स्ट्रोमा सेल्स की वजह से जो लेयर बनती है, एक आउटर लेयर बनती है, एक इनर लेयर बनती है। अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये वाली जो लेयर है ये आउटर लेयर है और ये वाली जो लेयर है ये इनर लेयर है। आउटर लेयर का हमेशा एक ही काम होता है, बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जो सेकंड लेयर है ये इनर लेयर है।
अब यही लेयर आगे जाके थोड़ी सी और डिफरेंशिएशन करेगी। इस लेयर के अंदर हमको ग्रैन्युलोसा सेल्स देखने मिलते हैं। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स आगे जाके अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और ये ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहाँ से आते हैं? ये भी स्ट्रोमा से ही आते हैं। तो देखो, जो आउटर लेयर है उसका काम है प्रोटेक्शन देना, और ये फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है। जो इनर लेयर है, हमारे थेका के जो इनर लेयर है, देखो इधर पे, जब इसके पास सिर्फ एक लेयर थी, जब मेरे फॉलिकल के पास सिर्फ एक लेयर थी, तो हम इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। जब इसके पास 2 लेयर आ जाती है तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो यहाँ पर सिग्नल किसको रिसीव होता है? नर्व वेसल को, कि सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। अब ये नर्व वेसल सिग्नल किसके पास लेके जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन बनाता है, और एफएसएच हार्मोन ये सिग्नल फिर से नर्व वेसल को देता है, और फिर हमारी जो नर्व वेसल है, ये नर्व वेसल क्या बनाना स्टार्ट कर देती है? ईस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ईस्ट्रोजन की वजह से एक्स्ट्रा फॉलिकल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी फॉलिकल है, वहां पे एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन बनने की वजह से एक्स्ट्रा सेल्स बनना स्टार्ट हो गए, और अब उन एक्स्ट्रा सेल्स को, मतलब स्ट्रोमा के अंदर ही जो एक्स्ट्रा सेल्स है, उन एक्स्ट्रा सेल्स को बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ग्रैन्युलोसा सेल्स आगे जाके 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये देखो, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ये आगे जाके 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो गए हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। फिर इसी से ये येलो वाला पार्ट बनता है। देखो मैं बताती हूँ कौन कौन से पार्ट इससे बनते हैं। लेट मी शो यू। देखो मैं हाइलाइटर यूज करती हूँ। ग्रैन्युलोसा का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो बेस वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज डिस्कस प्रोलिगेरस। क्या बोलेंगे इसको हम? डिस्कस प्रोलिगेरस। ये देखो, डिस्कस प्रोलिगेरस का फंक्शन क्या होता है? इट इज द बेस ऑफ द oocyte। ये हमारे oocyte के बेस में प्रेजेंट होता है। डिस्कस प्रोलिगेरस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द oocyte। फिर दूसरा पार्ट कौन सा बना है? यहाँ पे दूसरा पार्ट बना है क्यूम्यूलस oophorus। क्यूम्यूलस oophorus कहाँ पर प्रेजेंट है? ध्यान से देखो, क्यूम्यूलस oophorus यहाँ पे बताया है। हाँ, ये देखो क्यूम्यूलस oophorus वाले सेल्स, मतलब ये येलो येलो वाले सेल्स, ये अपने क्यूम्यूलस oophorus वाले सेल्स हैं। क्यूम्यूलस oophorus कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे oocyte के बाजू बाजू में। ये डिस्कस प्रोलिगेरस है, और इसके बाजू में यहाँ पे और यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं क्यूम्यूलस oophorus। और क्यूम्यूलस oophorus के बाद जो तीसरे सेल्स बच जाते हैं, उनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स, जो अंदर की तरफ लेयर है। ये जो पिंक वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये पिंक वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, ये पिंक वाली लेयर हमारी तीसरी लेयर है। तो दिस इज द फर्स्ट लेयर। ये वाली लेयर फर्स्ट है, ये वाली लेयर सेकंड है, और ये वाली लेयर थर्ड है। अब हर एक लेयर का कुछ ना कुछ फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या फंक्शन है हर एक लेयर का? डिस्कस प्रोलिगेरस तो नीचे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। क्यूम्यूलस oophorus oocyte के बाजू बाजू के सराउंडिंग सेल्स हैं। और कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं, ये कोरोना रेडिएटा के सेल के अंदर हमको और एक लेयर दिखाई देती है, जोना पेलुसिडा। ये वाला पार्ट अभी देखेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो देखो इधर पे क्या बोला है, ग्राफियन फॉलिकल हमारे ओवरी का मैच्योर फॉलिकल है। हमारा जो oocyte है, जब हमारा फॉलिकल बड़ा होता है तो oocyte सेंटर में नहीं रहता, oocyte सेंटर से थोड़ा खसक के नीचे आ जाता है, कॉर्नर में आ जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उसको बोलते हैं ई सेंट्रिक न्यूक्लियस। ई मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं ई सेंट्रिक न्यूक्लियस। इट इज सराउंडेड बाय नॉन सेलुलर लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा। अब आपको क्या दिखाई देगा? ये जो oocyte है, इस oocyte के बाहर यहाँ पे एक लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। इस वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर और एक लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये वाली जोना पेलुसिडा है। और इसके बाहर ये जो येलो वाली लेयर है, इस येलो वाली लेयर को बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। मतलब लेयर के बाहर लेयर, लेयर के बाहर लेयर, ऐसा प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लियरली, ये oocyte है, दिस सेंटर इज oocyte। इसके बाद यहाँ पे वाइटलिन मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक वाइटलिन मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये वाली जो लेयर है ना, अलग कलर से बताती हूँ मैं, ये मिटाने दो मुझे, इस कलर से बताती हूँ। ये वाली जो मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर से जो मैं बना रही हूँ, दिस इज जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर ये जो पिंकी पिंकी सेल्स हैं, ये वाले जो पिंकी पिंकी सेल्स हैं, दिस पिंकी पिंकी सेल्स आर कोरोना रेडिएटा। तो सबसे पहले आता है oocyte, oocyte के बाहर आती है वाइटलिन मेम्ब्रेन, वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर प्रेजेंट है कोरोना रेडिएटा। तो ऐसे सीक्वेंस जाता है। सबसे अंदर oocyte है, oocyte के बाहर वाइटलिन मेम्ब्रेन है, इसी वाइटलिन मेम्ब्रेन से जोना पेलुसिडा बनता है, और जोना पेलुसिडा के बाहर प्रेजेंट होता है कोरोना रेडिएटा। मतलब oocyte, वाइटलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ऐसे सीक्वेंस जाता है। देखो इधर पे देखो, सबसे अंदर प्रेजेंट है oocyte, oocyte के जस्ट बाहर है वाइटलिन मेम्ब्रेन,
वाइटलिन मेम्ब्रेन से ही जोना पेलुसिडा बनता है। जोना पेलुसिडा कोई सेल नहीं है, जोना पेलुसिडा एक शुगर और प्रोटीन मॉलिक्यूल का मिक्सचर है। इट इज अ नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। तो वाइटलिन मेम्ब्रेन से बनता है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर प्रेजेंट है कोरोना रेडिएटा के सेल्स। अब ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, देखो मैं इधर पे फिर से ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये है मेरा ऊ साइट, ठीक है, दिस इज द ऊ साइट, दिस इज वाइटलिन मेम्ब्रेन। वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे बनेगा जोना पेलुसिडा, ये ग्रीन वाली लेयर जोना पेलुसिडा है, और इसके बाहर मेरे प्रेजेंट होते हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स। अब ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में कैसे चिपके हुए रहते हैं? ये सेल्स ना आपस में एकदम चिपक के प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग गम होता है। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गम रहता है जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को आपस में और कोरोना रेडिएटा के सेल्स को जोना पेलुसिडा से चिपका के रखता है। ये जो स्ट्रॉन्ग गम है, इस स्ट्रॉन्ग गम को बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। कौन सा गम है ये? हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड हमारे कोरोना रेडिएटा के सेल्स को एकदम स्ट्रांगली चिपका के रखता है। सो दीज सेल्स आर जॉइंड बाय हाइलुरोनिक एसिड। तो देखो इधर पे क्या बताया है, सबसे सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा कहाँ से आई है? वाइटलिन मेम्ब्रेन से आई है। द मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड आउटर लेयर इज थेका एक्सटर्ना। थेका एक्सटर्ना के अंदर होती है इंटरना। थेका इंटरना लेयर क्या बनाती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है, जो मैंने यहाँ पर भी लिख के दिया है। थेका इंटरना ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। थेका इंटरना के अंदर आते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये देखो थेका इंटरना के अंदर क्या आते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती है डिस्कस प्रोलिगेरस में, कोरोना रेडिएटा में, एंड क्यूमुलस ओफोरस में। डिस्कस प्रोलिगेरस डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, अंडे के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। क्यूमुलस ओफोरस बाजू बाजू का सेल है, और कोरोना रेडिएटा अंदर पूरा सेंटर में जो प्रेजेंट होता है। कोरोना रेडिएटा कहाँ दिया है? हाँ, क्यूमुलस ओफोरस is the term used for oocyte and the surrounding cells. A fluid-filled cavity called antrum is also present between oocyte and membrane granulosa. यहाँ पे ये जो कैविटी प्रेजेंट है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ लिक्विड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को बोलते हैं एंट्रल लिक्कर फॉलिकुलाई। उन सेल्स को क्या बोलेंगे? लिक्कर फॉलिकुलाई। और जो कैविटी है उस कैविटी को बोलेंगे एंट्रम कैविटी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस एवरीबॉडी। अब आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे बड़ा टॉपिक था, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, वो कंप्लीट हो चुका है। अब छोटे मोटे से चिट्टू पिट्टू से ऑर्गन्स है, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेरिन ट्यूब। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो ये क्या होते हैं, हमारे ओवरी से जो ऑर्गन कनेक्टेड है, हमारा जो एग यहाँ से जाने वाला है, ओवरी से बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाने वाला है, तो इस पूरी ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं, या इसके लिए फेलोपियन ट्यूब भी नाम यूज किया जाता है, या यूटेरिन ट्यूब भी नाम किया जाता है यूज। अभी देखा जाए तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके दोनों साइड में ये ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इनका पोजीशन ऐसे हॉरिजॉन्टल है। यूटेरस कैसे वर्टिकल पोजीशन में प्रेजेंट है, ओविडक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। और ये पेरिटोनियल कैविटी यानी कि आपके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। पेरिटोनियल कैविटी का मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एब्डोमिनल रीजन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये देखो जो ओविडक्ट होते हैं वो ऐसे एब्डोमिनल कैविटी में, ये अपना एब्डोमिन वाला रीजन है ना, तो ये ऐसे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, म्हणजे आपल्या किडनीच्या आसपास। अब आगे क्या बताया है, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइज क्लोज टू द ओवरी। प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब क्या होता है? नजदीक वाला पार्ट, नियर पार्ट। तो ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट है जो ओवरी के नजदीक रहता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस पार्ट इज प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब जो ओवरी के नजदीक है, और जो पार्ट ओवरी से बहुत दूर है इसको बोलते हैं डिस्टल, मतलब इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, so it is present close to the ovary, the proximal part is present close to the ovary and distally it opens into the uterus। तो ये वाला पार्ट ओवरी के पास खुलता है और ये वाला पार्ट यूटरस के पास खुलता है। Each tube is approximately 10 to 20 centimeter in length and it is internally lined by ciliated epithelium। अब अगर हम ये फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो अंदर ही अंदर इस फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया क्यों प्रेजेंट है मैम? देखो जब अपने ग्राफियन फॉलिकल से अंडा रिलीज होता है तो ये अंडा इसके होल में से अंदर आता है। हमारा जो ये इनफंडिबुलम है, मतलब ये जो फनल शेप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फनल शेप जैसे स्ट्रक्चर में ना यहाँ पे होल्स होते हैं, एक या दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे होल प्रेजेंट होते हैं। इस होल की मदद से ये अंडा अंदर आता है। इस होल को बोलते हैं ऑस्टियम।
ठीक है, और इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो यहाँ पे जो ये सीलिया प्रेजेंट है, ये सीलिया क्या करेगा, ये जो अंडा अंदर आ रहा है, अभी ये अंडा अपने आप तो चलेगा नहीं, इसके पास कोई हाथ पैर नहीं है। ये जो मेरा एग है, ये जो फीमेल का सेकेंडरी oocyte है, ये खुद से चल के नहीं आगे जाने वाला है, इसके पास हाथ पैर नहीं है। इट इज नॉन मोटाइल, मतलब ये चल नहीं सकता, तो इसको हमको धक्का मार मार के आगे भेजना पड़ेगा। तो इसको धक्का कैसे मारेंगे हम, ये जो हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम इसको ऐसे धक्का मार मार के इस अंडे को आगे 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 पुश करता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, मतलब अगर ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको हम डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट फर्स्ट है, दिस इज द सेकेंड रीजन एंड दिस विल बी द थर्ड रीजन। तो हमने फेलोपियन ट्यूब को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट है एम्प्यूला और तीसरा पार्ट है इस्थमस। अब इनफंडिबुलम के बारे में क्या बोला है, द प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट विथ एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियम सराउंडेड बाय मेनी फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड फिम्ब्रिए। क्या बोला है हमको यहाँ पर, ये जो नजदीक में जो पार्ट प्रेजेंट है इसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, दिस इज द इनफंडिबुलम। ये दिखने में ऐसा दिखता है ना, वो पेट्रोल पंप में फनल यूज करते हैं ना, आप केमिस्ट्री लैब में भी फनल यूज करते हो, तो ये दिखने में ऐसे फनल जैसा दिखता है, बस इसको उल्टा कर दो तो दिखने में ये फनल जैसा दिखता है, और इसके पास ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के पास छोटे से होल्स होते हैं, उस होल को बोलते हैं ऑस्टियम। ओके, एंड दीज आर कनेक्ट, इसमें से कोई एक ऑस्टियम आपके ओवरी से कनेक्टेड रहेगा और यहाँ से जो अंडा निकलेगा वो सीधे यहाँ से अंदर आएगा। द सीलिया एंड द मूवमेंट ऑफ फिम्ब्रिए हेल्प इन ड्राइविंग द ओव्यूलेटेड एग टू द ओस्टियम। मतलब जब ये फिम्ब्रिए ऐसे ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है, जब ये सीलिया अंदर मूव करेगी तो यहाँ पे जो अंडा है, ये अंडा धीरे धीरे आगे आगे खसक के जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है एम्प्यूला। अब एम्प्यूला के बारे में क्या बोला है, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन का काम एम्प्यूला वाले रीजन में ही होता है, मतलब यहाँ पे आपका अंडा पहुंचता है और यहाँ पर आपका स्पर्म आता है, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन इसी रीजन में होता है, एम्प्यूला वाले रीजन में। क्योंकि हमारा फीमेल का जो अंडा है ना, वो कम टाइम के लिए सर्वाइव करता है, अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स के लिए। तो 24 to 48 आवर्स में हमारा जो अंडा है वो यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच पाता है, और तब तक अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना अंडा जब वायबल ही नहीं रहेगा, अंडा मर जाएगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने की जगह ये एम्प्यूला ही है, तो एम्प्यूला के पास जाकर ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस चीज को अंडरलाइन करके रखो। रुको, दूसरा वाला हाईलाइटर यूज करती हूँ मैं। हाँ, सो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन दिस रीजन, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, एम्प्यूला वाले रीजन में होगा। और थर्ड पार्ट आता है इस्थमस। अब इस्थमस के बारे में हमको क्या बोला गया है, इस्थमस बोलो या कॉर्नुआ बोलो, एक ही चीज है। द डिस्टल नैरो पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ओपनिंग इनटू द यूटेरस, मतलब अब ये वाला पार्ट यूटेरस में ओपन होने वाला है, तो ये ओपनिंग वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। ये तो कनेक्शन है, दोनों के बीच का कनेक्शन है। अभी देखो आगे यूटरस के बारे में क्या बताया है। यूटरस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द वुम्ब। माँ की जो कोख होती है उसको यूटरस बोलते हैं, द वुम्ब ऑफ द मदर। इट इज हॉलो, मतलब अंदर से ये एम्प्टी होता है क्योंकि वहां पे फीटस ग्रो होने वाला है। मस्क्यूलर होता है, यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती है, और दिखने में ये पेयर शेप का होता है, पेयर फ्रूट आता है ना, वैसे दिखने में ये रहता है। इट इज लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो अपना ये जो यूटरस है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पीछे साइड, ये देखो ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके ऊपर यूटरस प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट अबव द यूरिनरी ब्लैडर एंड बिहाइंड। जैसे जैसे अंदर फीटस बड़ा होते जाएगा, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और फिर ब्लैडर दबने लग जाता है, और जब आपका ब्लैडर दबने लगता है तो प्रेग्नेंट फीमेल को बार बार यूरिन आती है, बार बार सुसु जाना पड़ता है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट अबव द यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, अब आगे क्या बोला है, इसका अगर हम डायमेंशंस मेजर करेंगे तो इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। यूटेरस को भी आगे डिवाइड किया है 3 रीजन में। पहला रीजन है फंडस, दूसरा रीजन है बॉडी, तीसरा रीजन है सर्विक्स। फंडस मतलब ये वाला पार्ट, द अपर डोम शेप पार्ट, नॉर्मल इम्प्लांटेशन यहीं पे स्टार्ट होता है, ओके। दूसरा आता है बॉडी, बॉडी मतलब ये मिडल वाला पार्ट, दिस मिडल पार्ट ऑफ द यूटेरस। इट इज ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूटेरस, और आगे जाके ये पार्ट ऐसे नैरो हो जाता है, इसको टेपरिंग रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द नैरो नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब इसकी लेंथ कुछ अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर रहती है। और ये सर्विक्स आगे ओपन होता है वजाइना में, मतलब ये देखो सर्विक्स की ओपनिंग आगे ओपन होती है वजाइना में। अभी ये सर्विक्स के पास ना 2 वॉल प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन्स 2 वॉल्स।
ये सर्विक्स के पास यहाँ पे दो वॉल्व रहते हैं, यहाँ पे एक ढक्कन रहता है, यहाँ पे एक ढक्कन रहता है। यहाँ पे जो ढक्कन है इसको हम बोलते हैं, इट हैज टू ओपनिंग्स, एक इंटरनल ओएस और एक एक्सटर्नल ओएस। अभी इंटरनल ओएस कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरनल ओएस ये वाला है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसको ओरिफाइस भी बोला जाता है, ये मेडिकल भाषा में बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल फुल फॉर्म ओरिफाइस है। और ये वाला एक्सटर्नल ओएस है, मतलब ये वजाइना में ओपन होता है। तो हमारा जो भी स्पर्म आएगा ना, वो स्पर्म ये ओएस के अंदर जाएगा, फिर सर्विक्स रीजन में जाएगा, और फिर यहां से जाने के बाद वो यहां जाएगा। ओके, अब आगे क्या बताया है? हमारा मेन बॉडी वाला रीजन, ये वाला पार्ट, इंटरनली द यूटेरिन वॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में हमने यूटेरस को डिवाइड किया है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर मिडल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तीनों लेयर का मैंने इधर पे आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर प्रेजेंट है, इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मायोमेट्रियम मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये सीईटी क्वेश्चन है, और इसका मेन काम है कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करना। मतलब जब हमारा फीटस रेडी हो जाएगा, जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाएगा और 9वां महीना खत्म होने आएगा आफ्टर 36 वीक्स, तो आपका ये जो मिडल लेयर है मायोमेट्रियम, धीरे धीरे ये मिडल लेयर कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है। मतलब ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है ताकि फीटस बाहर आना चालू कर दे। सो मायोमेट्रियम का काम है वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना, विगरस मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। और जो सबसे अंदर जो लेयर है, ये जो रेड वाली लेयर है, इस रेड वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, ये एक वास्कुलर मेम्ब्रेन है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फीमेल को जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बॉडी का हेल्दी ब्लड बाहर नहीं आता है, उसकी बॉडी में ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम बाहर आता है। मतलब ये वाली जो लेयर है, ये लेयर टूट टूट के बाहर आती है, क्योंकि ये लेयर हर महीने हमारी बॉडी में नया बनता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये लेयर बहुत ज्यादा चेंज होता है। इसका मेन काम क्या है? इस लेयर के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं तो इसके पास खाना रहेगा। तो इस लेयर का मेन काम है, ये हमारे फीटस को खाना प्रोवाइड करती है। क्या करती है ये लेयर? हमारे फीटस को खाना प्रोवाइड करती है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये देखो, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर है, मायोमेट्रियम बीच में है, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी। इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कैन बी सेड दैट इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब पीरियड्स आते हैं तो ये लेयर चेंज हो जाती है, पतली हो जाती है। इस लेयर के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं तो इसके पास बहुत सारा खाना रहेगा। इट ऑल्सो हैज सम ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन। इस लेयर का मेन काम क्या है? इस लेयर का मेन काम है फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये लेयर बाहर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स आ जाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे तो ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, यूटेरस कैंसर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली हिस्टेरेक्टोमी मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूटेरस। अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो गया है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है एटसेट्रा, तो फिर बोलते हैं ना कि आपका बच्चादानी निकालना पड़ेगा, यानी आपका यूटेरस रिमूव करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। सो ये एक बार रीड कर सकते हो, आपको समझ जाएगा। अभी नेक्स्ट आता है वजाइना। लेट्स स्टडी अबाउट दिस वजाइना। अब इसके बारे में हमको क्या बताया गया है? सबसे पहली बात तो ये सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था पीनस इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन, इट इज नॉट द सेक्स ऑर्गन, वैसे यहाँ पर भी दिया गया है दैट दिस इज द फीमेल्स कॉप्युलेटरी ऑर्गन। ठीक है, वजाइना का दो काम होता है, कॉप्युलेशन करने में भी हेल्प करता है और बर्थ कैनाल का भी काम करता है ये। इट इज अ फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इसकी लेंथ अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इट लाइज बिटवीन द सर्विक्स एंड द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मतलब क्या होता है? ये जो आउटर लेयर्स हैं, ये आउटर लेयर्स को वेस्टिब्यूल बोलते हैं, इसके अंदर अपना वजाइना स्टार्ट होता है। तो वजाइना की लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 सेंटीमीटर का होता है। द वजाइनल वॉल हैज इनर म्यूकोजल लाइनिंग, द मिडल म्यूकोजल लेयर एंड आउटर एडवांटिशियस लेयर, यानी अलग अलग लेयर से ये वजाइना की मेम्ब्रेन बनी है। यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर्स के नाम दिए गए हैं। द म्यूकोजल एपिथेलियम इज स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। अब ये ध्यान से देखो, फीमेल के वजाइना के पास बिल्कुल भी बाल नहीं होते, देयर आर नो हेयर प्रेजेंट नियर द वजाइना,
क्योंकि ये नॉन केराटिनाइज्ड है, देयर इज नो केराटिन प्रोटीन। अगर केराटिन ही नहीं है तो हेयर कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? और उसका मेन काम होता है इट स्टोर्स ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन होगा? देखो, जब स्पर्म स्विम करते करते आएंगे तो बेचारे वो स्पर्म थक जाएंगे। यहाँ पे जब हमारे स्पर्म आएंगे तो वो स्विम करते करते थक जाएंगे, अभी उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए उसको खाना कहाँ से मिलेगा? स्पर्म को। फीमेल के वजाइना में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर फीमेल के वजाइना में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके हमारे जो स्पर्म है ये अपना खाना बनाते हैं, मतलब एनर्जी लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया है? देयर आर नो ग्लैंड्स बट द सर्वाइकल सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इज रिसीव्ड इन द वजाइना। मतलब इनके खुद के पास कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन वजाइना के पीछे एक ग्लैंड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड, जो कुछ सेक्रीशन सेक्रीट करता है। और ऊपर जो सर्विक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सर्विक्स प्रेजेंट है, ये सर्विक्स कुछ कुछ केमिकल रिलीज करता है, लिक्विड रिलीज करता है, जो वजाइना के पास आता है। वजाइना के पास खुद का कोई ग्लैंड नहीं होता है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इनटू द वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड एज वजाइनल ओरिफाइस। मतलब ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को वजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं। ठीक है, दिस ओपनिंग इज कवर्ड पार्शियली बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग आधी कवर्ड होती है, मतलब ये इतनी ओपनिंग ऐसे बंद होती है। और ये कैसे बंद होती है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन की मदद से, जो कि कार्टिलेज जैसा होता है, बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं होता, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, रबर जैसा होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये वर्जिनिटी मसल भी बोला जाता है, मतलब कोई फीमेल वर्जिन है कि नहीं है, ये हाइमन से पता किया जाता था। पहले ऐसा बोला जाता था, जिस फीमेल का हाइमन टूटा हुआ होगा मतलब वो वर्जिन नहीं है, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, और जिसका हाइमन टूटा नहीं है वो फीमेल वर्जिन है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत सारे केसेस गए और पता चला कि हाइमन एक छोटा सा रबर जैसा स्ट्रक्चर है, रबर को स्ट्रेच करने से वो टूट सकता है। वैसे ही जब आप जिम्नास्टिक्स एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग करते हो, तो उस टाइम पे भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे ही हाइमन ब्रेक हो। तो हाइमन एक छोटे से म्यूकस मेम्ब्रेन से बनता है, रबर जैसा होता है। और वजाइना का क्या फंक्शन है? वजाइना एक्ट एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब वजाइना से पीरियड्स वाला ब्लड बाहर आता है और वहीं से चाइल्ड भी बाहर आता है। तो इट ऑल्सो एक्ट एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अब आगे क्या बताया है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में? वजाइना के बाहर जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनको बोलते हैं वेस्टिब्यूल मेम्ब्रेन। इट इंक्लूड्स पार्ट्स एक्सटर्नल टू द वजाइना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वल्वा या प्यूडेंडम। वजाइना के बाहर जितनी भी लेयर्स हैं, उन सारी लेयर्स को मिलाकर हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, या फिर इसको वल्वा बोलते हैं या प्यूडेंडम बोलते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है वेस्टिब्यूल। इट इज द मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा एनक्लोजिंग द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग। मतलब ये वाला पार्ट जो है, देखो इधर पे आपको लेबल भी करके दिया है, ये वाली जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स से मिलके बनता है वेस्टिब्यूल, जो आपके यूरेथ्रल ओपनिंग और आपके वजाइना को कवर करके रखता है। ये ऐसे खुला नहीं रहते हैं, ये लेयर ऐसे बंद रहती है, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेथ्रा, यूरिन के लिए एक अलग होल प्रेजेंट होता है और बर्थ कैनाल के लिए एक अलग होल प्रेजेंट होता है। मेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल्स के पास एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से सीमेन निकलेगा, वहीं से यूरिन निकलेगा, बट फीमेल के पास दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर अनदर पेयर ऑफ थिन फोल्ड्स इनर टू लेबिया माइजोरा, दे मर्ज पोस्टीरियरली टू फॉर्म फोरशेट। मतलब इधर पे क्या बोला जा रहा है, ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी बात हो रही है, ये जो लिप्स जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा ऐसे ऊपर है ना, यहाँ पे एक ऐसे टोपी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे आके ऐसे एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस टोपी जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोरशेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्लिटोरिस। क्या बोल सकते हैं इसको हम? क्लिटोरिस। जैसे मेल्स का पीनस का टिप होता है, वैसे ये फीमेल के वजाइना का टिप है। जैसे मेल्स का प्लेजर सेंटर होता है, वैसे ही ये फीमेल्स का प्लेजर सेंटर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इस हुड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लिटोरिस। और ये जो क्लिटोरिस होता है, यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेल के पीनस में इरेक्टाइल टिश्यू थे, कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और ये सेम जैसे पीनस में इरेक्शन करता है, प्लेजर देता है, वैसे फीमेल्स के भी प्लेजर के लिए यूज किया जाता है। लेबिया मेजोरा मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो अपर आउटर फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड एज आउटर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। ये स्किन से फोल्ड होकर बनते हैं। दे आर होमोलोगस टू स्क्रोटम। अपने स्क्रोटम का क्या काम होता है? टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना। वैसे ही लेबिया मेजोरा का काम होता है अंदर के वजाइना को प्रोटेक्ट करना। दे सराउंड एंड प्रोटेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइना को क्लोज करते हैं, मतलब यूरेथ्रा और वजाइना ऐसे बंद रहता है।
मॉन्स प्यूबिस की अगर हम बात करें तो ये अपना मॉन्स प्यूबिस है। नाउ इट इज अ फ्लैशी एलिवेशन। यहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है, ये ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, उठा हुआ स्ट्रक्चर है। द मॉन्स प्यूबिस एंड आउटर पार्ट ऑफ द लेबिया मेजोरा दे शो प्यूबिक हेयर। अब यहाँ पे आपको केराटिन प्रोटीन देखने मिलेगी और केराटिन प्रोटीन की वजह से यहाँ पे आपको पूरा ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बाकी अंदर कहीं पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा। और नेक्स्ट आता है बार्थोलिन ग्लैंड्स। अब बार्थोलिन ग्लैंड्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स या वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में क्या बोला गया है, These are a pair of glands which are homologous to bulbourethral gland। याद करो मेल्स के केस में ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से अटैच होकर इजैक्युलेटरी डक्ट बनता है, फिर इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और फिर यहाँ से यूरेथ्रा पास होता है। लेकिन यूरेथ्रा के बाजू में यहाँ पे दो ऐसे बल्ब जैसे ग्लैंड होते हैं, इसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। याद आया? तो ये कॉपर्स ग्लैंड के जैसा ही है, ऐसे छोटा छोटा दो ओपनिंग होता है जो वजाइना के एकदम नीचे प्रेजेंट होता है। ये वजाइना में ओपन होता है और ये क्या रिलीज करता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करता है जो कि कॉप्युलेशन में हेल्प करेगा। ये स्टिकी फ्लूइड है जिसकी मदद से पीनस इजीली एंटर कर सकता है। नेक्स्ट आता है मैमरी ग्लैंड्स। अभी ये जो थियोरी है, ये पूरी थियोरी मैंने इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन की है, ध्यान से देखो। अगर हम फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो फीमेल के पास दो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, इसको ब्रेस्ट को मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके ये एक्चुअली में स्वेट ग्लैंड्स हैं जो मॉडिफाई होके ब्रेस्ट बन जाते हैं और ये कहां पर प्रेजेंट है, पेक्टोरल रीजन में। शोल्डर वाले रीजन को पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, कमर वाले रीजन को पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसका रिब केज काउंट करें, ये जो रीढ़ की हड्डी है, अगर आप इसको रीढ़ की हड्डी से कंपेयर करो तो ये कौन से रिब केज से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड और ये 6th रिब केज तक प्रेजेंट रहता है। 1 2 3 4 मतलब यहाँ से सेकेंड रिब केज से स्टार्ट होगा और 6th रिब केज तक ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सीईटी क्वेश्चन है। अब मैमरी ग्लैंड्स कब डेवलप होते हैं, जब फीमेल प्यूबर्टी की एज में जाती है, जब उसकी बॉडी में बहुत सारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो लैक्टोट्रोपिन हार्मोन है, सॉरी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बनना स्टार्ट होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये हार्मोन क्या करेगा, मिल्क बनाने में हेल्प करेगा और फिर जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फिर यही हार्मोन मिल्क सेक्रेट करने में भी हेल्प करेगा। पहले मिल्क बनेगा फिर मिल्क सेक्रेट होगा। अब आगे क्या बताया है मैमरी ग्लैंड्स के बारे में, ये फैटी टिश्यू होता है। ठीक है, ये ऐसा फैटी टिश्यू है जिसके अंदर ना आपको बहुत सारे ऐसे एल्वियोलार ग्लैंड्स दिखाई देंगे। ये बंडल दिखाई दे रहा है, ये बंडल को बोलते हैं एल्वियोलार ग्लैंड्स। ये एल्वियोलार ग्लैंड्स कहाँ पे ओपन होते हैं, ऐसे डक्ट में ओपन होते हैं। दीज एल्वियोलार ग्लैंड्स ओपन इनटू द डक्ट, इसको बोलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स। और इसके अंदर मिल्क रहता है, ये पूरा मिल्क आगे जाके जमा होता है और बन जाता है मैमरी डक्ट। अब ये मैमरी डक्ट आगे जाके जमा होगा और बनेगा मैमरी एम्प्यूला। यहाँ पे ये सारे ट्यूब्स एक साथ आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मैमरी एम्प्यूला। अब ये मैमरी एम्प्यूला के अंदर पूरा मिल्क है और ये मिल्क आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये वाला जो ट्यूब है इसको बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट, इसके अंदर पूरा मिल्क भरा हुआ है। एंड अब ये सारे के सारे डक्ट यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। इस रीजन को बोलते हैं एरियोला रीजन, जो कि निप्पल के नीचे जो ब्राउन कलर का रीजन होता है, डार्क ब्राउन कलर का रीजन, उसको एरियोला बोलते हैं। वहां पे पूरा मिल्क जमा हो जाता है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद निप्पल से मिल्क इजेक्ट हो जाता है। तो पहले एल्वियोलर ग्लैंड, एल्वियोलर ग्लैंड से मेमोरी ट्यूब, मेमोरी ट्यूब से मेमोरी डक्ट, फिर लैक्टिफेरस डक्ट और फिर आपका ये क्या बोलते हैं इसको एम्प्यूला, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है निप्पल, जहां से आप मतलब ये एरियोला वाला रीजन, एम्प्यूला नहीं एरियोला वाला रीजन, और फिर वहां से आपका मिल्क इजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो सब कुछ वही दिया है जो मैंने लिखा है। मैमरी ग्लैंड्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। प्यूबर्टी में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन मिल्क बनाने में हेल्प करता है। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, ईच मैमरी ग्लैंड फैटी टिश्यू से बना है। ओके इसके पास बहुत सारे मेमोरी एम्प्यूला जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ईच एल्वियोलार ग्लैंड्स एंड लैक्टिफेरस डक्ट दे सेक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आगे जाके मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन होगा। ये देखो एल्वियोलाई ट्यूब में ओपन होगा, ट्यूब से डक्ट बनेगा, डक्ट और ट्यूब का मतलब सेम होता है। फिर ये डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला बनेगा, फिर ये एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट बनेगा। ये देखो द ट्यूब ऑफ ईच जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला बनेगा, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट बनेगा, और ये सारे के सारे डक्ट एरियोला वाले रीजन के पास जाके जमा हो जाएंगे और वहां से आपका मिल्क इजेक्ट हो जाएगा। यस ओके अब ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था वही दिया है।
प्यूबर्टी और सेक्सुअल मेच्योरिटी इन मेल्स। प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, जब गैमेट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, सेक्स ऑर्गन्स गैमेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखा जाए तो ह्यूमंस में 12 से 15 साल के एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसीलिए जब बच्चा 7वीं 8वीं में जाता है तो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, मसल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये फिर पूरी लाइफ तक हार्मोन उनकी बॉडी में बनते रहता है। फीमेल के अगर हम सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें तो फीमेल का सेक्सुअल मैच्योरिटी भी अप्रोक्सीमेटली सेम एज में स्टार्ट होता है, 13 से 14 साल के बीच में या 10 से 14 साल के बीच में। फीमेल का मैच्योरिटी स्टार्ट हुआ ये कैसे पता चलता है, जब उसको पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्क। लेकिन मेल्स में ये पूरा प्रोसेस लाइफ टाइम चलता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में ये प्रोसेस सिर्फ कुछ साल के लिए ही होता है, फिर कुछ साल के बाद फीमेल का मीनोपॉज लग जाता है, यानी उसके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं 45-50 इयर्स के एज में। और इस पीरियड में जब उसके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं तो दोनों के बीच का जो पीरियड है मेनार्क से स्टार्ट होता है और मीनोपॉज में स्टॉप होता है। इसके बीच का जो पीरियड है उस पीरियड को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। द फीमेल इज अनेबल टू बेयर चिल्ड्रन आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज लगने के बाद नॉर्मली फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया है, तो अंडा बनना स्टॉप हो गया है। Menarche, menstrual cycle and menopause, these are controlled by gonadotropic hormones. Gonadotropic hormones यानी कि LH and FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हॉर्मोन्स आते हैं। तो कब पीरियड स्टार्ट होगा और कब स्टॉप होगा वो इस हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये बहुत बड़ा टॉपिक था इसीलिए मैंने इसको एक वीडियो में ही कंप्लीट किया है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्ले स्टोर पे जो हमारा ऐप है ज्ञान लैब, आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा नोट्स एंड पीडीएफ वाला एक सेक्शन दिखाई देगा। उस नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओ, उसके अंदर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा MST CET 2025 वाला फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आपको ना 1000 फ्री MCQs दिए हैं हमने। ये MCQs 2025 के CET एग्जाम के हैं। तो ये MCQs अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी CET की एग्जाम, आपकी नर्सिंग एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि फ्री में ये MCQs आपको प्रैक्टिस करने मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक ये MCQs नहीं देखा है, फटाफट से ऐप इंस्टॉल करो और MCQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारे लाइक, कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत सच में काम आ रही है। क्योंकि देखो, कैमरा के सामने अकेले पढ़ाना, कंटिन्यू पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बट फिर भी मुझे मोटिवेशन कब मिलता है, जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक्स आते हैं। तो चैनल को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरी मेहनत का कुछ तो फायदा हो रहा है। So all the best everybody. I will see you soon. Bye bye. Take care.